नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में जो मेन चीज है वो आपको सारे फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उससे क्या होता है, और वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है कि अगर मुझे y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है जो कि ये है, ठीक है, और मुझे बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस ए का ग्राफ। पहले इसको ध्यान से समझ लो। मान लो किसी फंक्शन की वैल्यू 1 पर पहले आ रही थी 3, ठीक है, और अगर आपने फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है एफ एक्स माइनस 3 से, तो क्या होगा, जो आंसर पहले 1 पे 3 आ रहा था वो 1 पे 3 नहीं आएगा, अब वो 4 पे 3 आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप x की जगह 4 रखोगे तो रिजल्ट आएगा 4 माइनस 3, दैट इज f1 और f1 की वैल्यू आई 3। यानी कि जो आंसर पहले 1 पे आना था वो आंसर 4 पे आएगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो बेसिकली 3 यूनिट आगे चला जाएगा। तो ग्राफ 3 यूनिट आगे चला जाएगा, यानी कि अगर x में हम a का सब्ट्रैक्शन कर दें तो ग्राफ a यूनिट आगे चला जाएगा। तो आप ग्राफ को मूव नहीं करने का मन है तो या तो आप 2 यूनिट आगे चले जाइए, और या आप जहां पर खड़े हैं उसके पीछे जो चीज है उसको 2 यूनिट पीछे कर दीजिए। तो या तो आप आगे बढ़ जाइए लाइफ में, ठीक है, और या दुनिया पीछे हो जाए तो आप ऑटोमेटिक आगे हो जाओगे। 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो ग्राफ बनाने में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ग्राफ को आगे कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको। तो ग्राफ या तो आगे कर दीजिए या आप एक्सिस को पीछे कर लीजिए। तो सबसे आसान तरीका जो याद करने का वो क्या है कि x माइनस ए, यानी कि एक्सिस को a यूनिट पीछे कर दो। कौन सी एक्सिस को? तो अगर x एक्सिस में कोई चेंज लाना है तो कौन सी एक्सिस को मूव कराना पड़ेगा? आपको y एक्सिस को मूव कराना पड़ेगा। तो अगर y एक्सिस को आप a यूनिट पीछे कर दोगे तो ग्राफ ऑटोमेटिक a यूनिट आगे चला जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूव y एक्सिस एट a यूनिट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और शिफ्ट द ग्राफ a यूनिट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो आप एक्सिस को पीछे कर दीजिए या तो आप ग्राफ को। तो मैं यहाँ पर एक्सिस को पीछे करके दिखा रहा हूँ, तो एक्सिस को पीछे कर दीजिए तो ये ग्राफ बेसिकली ऑटोमेटिक आगे चला गया। तो आप ग्राफ को भी आगे कर सकते थे। नीचे भी एग्जांपल लिया, ध्यान से देखो। ये मैंने बना रखा है मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है, और मैं बना रहा हूँ y ऑफ x माइनस 2, यानी मैंने x को रिप्लेस किया। अच्छा, एक चीज और ध्यान सुनो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ x पे करेंगे और किसी चीज पे नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई रिजल्ट इस तरह से लगा है कि आपको लग रहा है तो आप उसको पहले ये सोचिए कि x में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या हम सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन जो करेंगे वो y में करेंगे, ठीक है, या पूरे फंक्शन पे करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडमली कुछ भी रिप्लेस कर दिया, है ना, मॉड x को रिप्लेस कर दिया आपने, माइनस x को रिप्लेस कर दिया, नहीं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे वो सिर्फ x पे करेंगे। तो मैंने क्या किया है, y इज इक्वल टू मॉड x का कोई ग्राफ रहा होगा और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है x माइनस 2 से। तो हुआ क्या है, x माइनस 2 से रिप्लेस करने का मतलब हो गया जो एक्सिस है वो 2 यूनिट पीछे आ जाएगी। तो एक्सिस 2 यूनिट पीछे आए या ग्राफ 2 यूनिट आगे जाए, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ मैंने क्या किया है, ये जो भी ग्राफ था इसको 2 यूनिट मैंने आगे कर दिया है। तो जो कोऑर्डिनेट पहले 0 था अब वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट पहले यहाँ पर ये था 0,2, वो यहाँ पे जाके हो जाएगा 2,2 और सॉरी 2,4। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर 0 पहले ये जो था यहाँ पे वो था -2,0 और अभी ये क्या हो गया है, 0,2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। इसी तरीके से अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ मुझे दे रखा है और y इक्वल टू एक्स प्लस ए कर रहे हैं, अब यार आसान तरीका है, एक्सिस को शिफ्ट करना ज्यादा आसान होता है, मतलब याद रखना आसान होता है। x में a सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे, सब्ट्रैक्ट मतलब पीछे, और x में a ऐड हो रहा है तो आगे, यानी कि एक्सिस को आप a यूनिट आगे कर दीजिए। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहे हो, आप ग्राफ को a यूनिट पीछे कर दो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मुझे पता है और अब मैं x प्लस 2 का ग्राफ अगर बना रहा हूं तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी पूरा ग्राफ है उसको हम 2 यूनिट पीछे ले जा रहे हैं। कह लीजिए एक्सिस को हम 2 यूनिट आगे ले रहे हैं। तो ये जो भी ग्राफ था इस पूरे ग्राफ को मैंने 2 यूनिट पीछे ले दिया। रेड वाला ग्राफ होगा किसका ग्राफ हो गया, x माइनस एक्स प्लस 2 के मॉड ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना रखा है, देखो ये ग्राफ है, किसी का भी ग्राफ हो सकता है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और अगर मैंने इसमें प्लस a किया है, यानी कि प्लस a करने का मतलब एक्सिस को a यूनिट आगे, यानी ग्राफ को a यूनिट पीछे। ठीक है, और x माइनस a का मतलब हुआ है कि एक्सिस को a यूनिट पीछे, यानी एक्सिस को a यूनिट पीछे करने का मतलब ग्राफ a यूनिट आगे, ये ग्राफ आगे चला गया। दोनों ग्राफ बने हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब अगला है, अगर इसी तरीके से, और अच्छा दूसरी बात यह है कि जैसा ऑपरेशन आप x के लिए x की डायरेक्शन में करोगे
तो वैसे ही ऑपरेशन आप y के लिए y की डायरेक्शन में करोगे। अगर x का ऑपरेशन आप y के डायरेक्शन में कर रहे हो तो y का ऑपरेशन आप x की डायरेक्शन में करिए। मतलब जैसा आप x के लिए कर रहे हो उसी का सिमिलर वे में आप y के लिए करते जाइए, तो आपके ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन सेम हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि y इक्वल टू fx का ग्राफ है और मुझे बनाना है y माइनस ए इक्वल टू एफ। इसका मतलब क्या हो गया, इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो ये y माइनस ए समझ लो या तो इसको समझ लो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए। ठीक है, तो प्लस ए का मतलब क्या हो गया, आंसर जो भी कुछ है वो ए यूनिट से बढ़ गया, यानी कि ग्राफ ए यूनिट ऊपर चला गया। दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जाए या एक्सिस नीचे चली जाए, या तो मैं ऊपर उड़ने लगूं या तो पूरी दुनिया नीचे चली जाए तो मैं ऑटोमेटिक ऊपर हो जाऊंगा, है ना। तो क्या हुआ, y में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो y जो x एक्सिस है वो नीचे और y में अगर ऐड हो रहा है तो x एक्सिस ऊपर, क्योंकि x एक्सिस के मूव करने की वजह से ही आपका क्या होगा, y में चेंजेस आएंगे। तो याद रखना बड़ा आसान है, y में सब्ट्रैक्शन है तो नीचे और अगर y में एडिशन है तो ऊपर। ठीक है, एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका उल्टा क्या कर दोगे, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दोगे। ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये नीचे आ गई x से। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, ये हो गया y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, और क्योंकि मैंने यहाँ प्लस वन लिया, प्लस वन का मतलब हुआ y माइनस वन, तो x से एक यूनिट नीचे कर दो। तो इस ये जो भी एक चीज है इसको एक यूनिट नीचे कर दो, एक यूनिट नीचे करोगे तो बेसिकली ग्राफ 2 यूनिट ऊपर हो जाएगा। तो वही लिखा है, ग्राफ को 2 यूनिट मैंने 1 यूनिट ऊपर कर दिया है। तो ये इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू ई की पावर x प्लस वन का ग्राफ हो गया। सिमिलरली अगर मैं y में ऐड कर दूंगा तो y एक्सिस ए मतलब x एक्सिस ए यूनिट ऊपर चली जाएगी, और x एक्सिस ए यूनिट ऊपर जाने का मतलब है ग्राफ का ए यूनिट से नीचे आ जाना। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है, y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन है, तो क्या होगा, माइनस वन का मतलब हो गया वैल्यू 1 से कम होगी तो ग्राफ क्या हो जाएगा, 1 यूनिट नीचे हो जाएगा। दूसरे वर्ड में बोल दीजिए y प्लस वन लिखा हुआ है तो एक्सिस को 1 यूनिट ऊपर करना, अगर एक्सिस 1 यूनिट ऊपर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ग्राफ नीचे चला गया ना। दो में से किसी एक चीज को छेड़ो, या तो आप एक्सिस को मूव कराओ या तो आप ग्राफ को मूव कराओ। ठीक है, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये मेरे कोई 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू एफ एक्स एफ ऑफ ए एक्स। यानी क्या किया है, देखो जो इनपुट पहले मान लो 2 पे कोई वैल्यू मान लो सपोज करो 5 आ रही थी, अभी आप मान लो आप लिख रहे हो 3 ऑफ x के बारे में लिख रहे हो, तो अभी आपको यहाँ पर x नहीं रखना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा 3/2/3 रखना पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा, जो आंसर पहले मान लो एफ एक्स था, तो जो आंसर पहले 2 रखने से आ रहा था वो 2 रखने से नहीं, अब वो 2/3 रखने से आ गया, यानी कि इनपुट को 3 टाइम्स कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि चीजें क्या होंगी, जल्दी जल्दी रिपीट होंगी, है ना, सॉरी जल्दी जल्दी होंगी। कैसे, पहले हम बोल रहे थे कि भाई कोई चीज इतने इंटरवल में हो रही थी, ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी होंगी, तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी होने का मतलब ये हो गया कि ग्राफ जो हो गया बेसिकली कंप्रेस हो गया, मतलब 2 पर आंसर आने वाला था 2/3 पे आ जाएगा, तो 1/3 ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो अगर हम जो वैल्यू ले रहे हैं, ये ए की जो वैल्यू ले रहे हैं वो 1 से बड़ी है, तो ग्राफ आपका हो जाता है कंप्रेस। और अगर ए की वैल्यू मैं जो ले रहा हूँ वो 1 से कम ले रहा हूँ तो ग्राफ हो जाता है आपका एक्सपेंड। क्यों, आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ x/2, तो पहले 2 रखने से आंसर आ रहा था, लेकिन अब 2 रखने से नहीं आएगा, अब वही आंसर 4 रखने से आएगा। ठीक है, इसका मतलब इनपुट को आगे करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और इनपुट बढ़ाना पड़ेगा तो पहले ऐसे हो रहा था अभी ऐसे हो जाएगा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस, और ए की वैल्यू 1 से कम है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, या तो आप ग्राफ को कंप्रेस करके लिख दीजिए, या तो ग्राफ को आप एक्सपेंड करके लिख दीजिए जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी, और या फिर क्या करो, ग्राफ को वैसा ही बना रहने दो, बस उसके कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दो। क्यों, मान लो ये कोई ग्राफ बना था, ये 1 था, ये 3 था, तो या तो आप क्या करो, ग्राफ को आप अगर मान लो एफ ऑफ 3x करके लिखने वाले हो तो इसको क्या करो, बहुत पतला सा ग्राफ बना दो, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। और यह तरीका क्या है कि आप ग्राफ ऐसे बना रहने दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, तो करना क्या है, जितना भी इसके आगे मल्टीप्लाई है उसको हर x कोऑर्डिनेट में आप डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक जो बना बनाया ग्राफ है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका
जो आपको रिक्वायर्ड ग्राफ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो बनाया हुआ है, तो ध्यान से देखो ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। दूसरा जो मैंने बनाया है वो y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। तो y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ क्या होगा कि x की वैल्यू 2 से कम होती है। देखो ध्यान से, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया 0 पाई 2 पाई। ठीक है, अगर मैं बनाना चाहता हूं साइन 2x का ग्राफ, तो ये 2 आ गया तो इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बन गया, ये पाई बन गया, ये बन गया पाई बाय 2। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पाई बाय 2 से जाएगा, पाई पे खत्म होगा, तो ये पाई बाय 2 पे जाएगा और ये पाई पे खत्म हो जाएगा। तो वही ग्राफ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। इसी तरीके से आप ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो किसका है, वो है आपका y इक्वल टू एफ का ग्राफ है, और मुझे ए वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, ए वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था आपको, जो काम आप x के लिए करते हो सेम काम आप y के लिए कर दो। इस बार क्या हुआ है कि y के आगे a मल्टीप्लाई हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो a यहाँ डिवाइड हुआ है। a डिवाइड होने का मतलब क्या है, अगर a 1 से बड़ा है तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कंप्रेस हो जाएगा। तो अगर a 1 से कम है तो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, नहीं गलत बोल दिया मैंने, अगर a 1 से ज्यादा कंप्रेस कैसे, fx/2 कर दोगे तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। इस तरह से a अगर 1 से कम है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है ना, या मेरे तरीके से देख लो, ग्राफ को वैसा ही बना रहने दो, जो भी y की जगह कोऑर्डिनेट लिखे हैं उन सारे कोऑर्डिनेट को a से डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक वो ग्राफ बन जाएगा जो भी होगा आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, हर कोऑर्डिनेट को a से डिवाइड कर दिया। जैसे एग्जांपल यह है, ये किसका ग्राफ है, ये है साइन एक्स का ग्राफ। अब मान लो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं साइन ऑफ 2 साइन एक्स का या हाफ साइन एक्स का। तो 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा या हाफ साइन एक्स का, अगर हाफ साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा यानी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ से डिवाइड हो जाएगी, यानी उसका एम्पलीट्यूड होगा वो हाफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ग्राफ हाफ से चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने दूसरा ग्राफ बनाया है 2 साइन एक्स, यानी कि जो भी वैल्यू साइन एक्स की होगी वो डबल हो जाएगी, यानी कि ग्राफ ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से मैंने अगला बनाया है साइन ऑफ 4x, तो साइन ऑफ 4x में क्या होगा, वही ग्राफ कहां चला जाएगा, 4 से। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो हुआ क्या है, ग्राफ वैसा ही था, बस जब आपने हाफ लिखा तो ग्राफ कंप्रेस हो गया, 1 से कम में क्या हो गया, है ना, 1 से, अगर a की वैल्यू 1 से कम है तो उधर जाके क्या बन जाएगी, इसको ध्यान से देखो ना, इधर जाएगा तो क्या आएगा 2y, 1 से ज्यादा है तो कंप्रेस हो गया, है ना, और अगर 1 से कम है तो क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ग्राफ खींच गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स से अगर y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ग्राफ बनाना है, बड़ा सिंपल है भाई। देखो क्या किया है, जो आंसर पहले प्लस एक्स के लिए आने वाला था अब वो आंसर माइनस एक्स के लिए आएगा, और जो आंसर पहले नेगेटिव एक्स के लिए आने वाला था वो पॉजिटिव एक्स के लिए आएगा, क्योंकि आपने एक्स में माइनस साइन लगा दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आंसर इस तरफ आने वाले थे अब वो इस तरफ आएंगे, और जो आंसर इस तरफ आने वाले थे अब वो उस तरफ आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू रोटेट कर जाएगी, किसके अबाउट, वो आपके y एक्सिस के अबाउट जो भी आंसर्स हैं वो रोटेट कर जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा मान लो ये ग्राफ है और y एक्सिस इस तरह क्या बन जाएगी, रोटेशन एक्सिस तरह बन जाएगी, तो उधर का ग्राफ इधर हो जाएगा, इधर का ग्राफ उधर। अब ये आपका बन गया y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। फिर से देख लो, ये लाल वाला y इक्वल टू एफ का ग्राफ है, जो ब्लैक वाला है वो y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है, बिल्कुल रोटेट कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने, y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ करोगे तो क्या होगा, ये ग्राफ रोटेट करके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो रेड वाला आपको होगा y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ये तरीके से y इक्वल, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो काम आप x के लिए करते हो सेम काम आप y के लिए करो। अभी आपने x में माइनस लगाया तो ऐसे रोटेट हो गया, अगर आप y में माइनस लगाओगे तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, है ना, x एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्या मतलब है, जो आंसर पहले पॉजिटिव आने वाला था वो नेगेटिव आएगा, और जो आंसर नेगेटिव आने वाला था वो पॉजिटिव आएगा। तो क्या मतलब हो गया, एक्स एक्सिस रोटेशन की तरह बन जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे चली जाएगी, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है, दिख रहा है आपको ऊपर, लेकिन मैंने y पे माइनस लगा दिया है, तो पूरे फंक्शन को माइनस लगा, इधर माइनस लगाओ या उधर माइनस लगाओ, एक ही मतलब है ना।
तो पूरे फंक्शन पे माइनस लगा दिया तो क्या हो गया, ऊपर की चीजें सारी कहाँ आ गई, नीचे की तरफ आ गई। तो पूरा ग्राफ हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ अगर हमें पता है जो भी बनता हो, और मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। और मुझे x पर मॉड लगाना, पहले इसका मतलब समझ लो। पहले 1 के लिए अलग आंसर आ रहा था, -1 के लिए अलग आंसर आ रहा था, 2 के लिए अलग आंसर आ रहा था, -2 के लिए अलग आंसर आ रहा था। लेकिन अभी क्या होगा, चाहे 1 रखो या -1, ये बन जाएगा 1, तो आंसर तो 1 की वजह से ही आएगा। 2 रखो या -2 रखो, आंसर तो 2 की वजह से आएगा। यानी कि जैसा ग्राफ यहां बना होगा बिल्कुल डिक्टो ग्राफ यहां बन जाएगा, क्योंकि जैसा +x के लिए आंसर आने वाला है, सिमिलर आंसर -x में आने वाला है। तो y एक्सिस क्या बन जाएगी, मिरर बन जाएगी। और अगर मिरर के सामने कुछ चीज रखी है तो वैसा ही यहां बन जाएगा। तो मिरर के पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा कि जो भी मिरर के पीछे उसको खत्म करो और जो मिरर के सामने है उसको मिरर के अंदर बना दो। तो ये ग्राफ आपको बन गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का। यहाँ पर मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ है ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और मुझे बनाना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। तो क्या होगा, जितना भी पीछे वाला ग्राफ है उसको हटाओ और इसके सामने जो बना उसको रिपीट कर दो, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड साइन। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक शार्प टर्न से बना हुआ था। किसी भी क्वेश्चन में जो शार्प टर्न बना होता है वो होता है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। वहां पर डिफरेंशिएशन फंक्शन का नहीं हो सकता, यानी कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 0 पे नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको ये सारी चीजें बताते चले जाएंगे, ठीक है। वैसे भी आपकी डीसी कैलकुलस स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरे पैरेलल में अब डीसी कैलकुलस के वीडियो भी आना चालू हो जाएंगे, तो उसको आप देखते रहना, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स से अगर आपको बनाना है मॉड ऑफ y, अभी तो मैं कई बार बता चुका हूं, जो काम आप मॉड एक्स के साथ करते हो सेम काम आपको मॉड y के साथ करना है। अब अगर मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो अब एफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि जो भी एफ एक्स का नेगेटिव पार्ट है उसको निगलेक्ट करो और फिर y को एक बार प्लस से खोलो, एक बार माइनस। जितना अगर आप ऊपर उतना अगर आप नीचे बन जाएगा। तो कुल मिला के बात वैसे ही करना है। अगर x पे मॉड लगाया तो y के अबाउट मिरर लेना है, अगर y पे मॉड लगाया है तो x के अबाउट मिरर ले लीजिए। तो क्या होगा, जितना ग्राफ प्लस y में होगा उतना ही ग्राफ लेना है और बाकी में जाना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना रखा है और y पे जैसे ही मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ नेगेटिव में था, इसको नहीं लिया, लेकिन जो पॉजिटिव में था उसका मिरर बन गया। नेगेटिव वाला नहीं लिया लेकिन पॉजिटिव में था उसका मिरर बन गया है। तो इस हिसाब से ये ग्राफ किसका बन गया, मॉड ऑफ y साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है और हमें बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। अब ये क्या है, ना ये x पे मॉड है ना ये y पे मॉड है। अगर x पे मॉड होता तो हम y के अबाउट इमेज लेते और y पे मॉड होगा तो x के अबाउट इमेज लेंगे। और अगर पूरे फंक्शन में मॉड लगेगा इसका मतलब ये है आउटपुट कुछ भी आए मॉड लेने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि अब कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। यानी जितना भी चीज नेगेटिव में है वो भी आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। वो सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, ऊपर। तो पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होकर कहाँ जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस में आ जाएगा। तो ये ग्राफ था, ये मॉड लेने पे क्या हो जाएगा, फ्लिप होकर ऊपर आ जाएगा। तो ये मैंने ग्राफ बना रखा है कोई भी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, जैसे ही मैंने इस पे मॉड लगाया पूरे पर तो क्या हो जाएगा, जो भी चीज नीचे वो कहाँ जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। तो ये ग्राफ आपका बन गया पूरे पर मॉड लगाने पर, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ दे रखा है हमको, ठीक है। और हमें बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर रुकता हूँ और इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, पहले क्या हो रहा था कि 1 पर आंसर कुछ आया था, फिर 1.1 पे भी कुछ आंसर आया था, फिर 1.2 पे भी कुछ आंसर आया था, सब में अलग अलग आंसर आया था। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो 1.1 पर भी आंसर बनाने लगा, है ना। 1.2 पर भी आंसर एफ ऑफ 1 आने लगा। इसका मतलब 1 से लेके 2 के बीच में मैं कोई भी इनपुट लूंगा, रिजल्ट हमेशा f1 की वजह से आएगा, है ना। इसका मतलब जो भी वैल्यू 1 पे आ रही होगी वो वैल्यू अब कब तक आती रहेगी, जब तक 2 आ नहीं जाएगा। तो इसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि जितना ग्राफ 0 से 1 में है, ठीक है, जितना भी 0 से 1 में है तो 0 वाला ग्राफ ही आगे तक बढ़ेगा। फिर 1 से 2 के बीच में 1 वाला ग्राफ ही आगे बढ़ेगा। तो जितने भी क्वेश्चन में x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे या y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे या पूरा पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये है
कि आपको ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा किस पे। अगर x पे लगा है तो x की स्लाइस करिए, y पे लगा है तो y की स्लाइस करिए, और अगर पूरे फंक्शन पे लगा है तो ये देखना है कितने इंटरवल में ऐसा वर्क करेगा। ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, मुझे अब इसके ऊपर इंटरवल बनाना है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो मैं क्या करूंगा, x की स्लाइस कर दूंगा। तो मैं एक एक यूनिट की x के लिए स्लाइस कर दूंगा। ये मैंने एक एक यूनिट की x के लिए स्लाइस कर दी। ये देखो मैंने पर्पल कलर की लाइंस बनाई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये लाइनें कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ 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 पे कट कर रही है, इधर भी कट कर रही है, इधर भी। तो अब क्या होगा, जितना भी ग्राफ आपका क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में जो भी x है उसके लिए हर बार x ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 0 हो जाएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 0 हो जाएगी, तो बार बार अंदर आएगा f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू बार बार ये आएगी। लेकिन 1 पर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 की वजह से आंसर यहाँ पर है, तो ये 1 से लेकर कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या किया, एक यूनिट स्लाइस कर दी, और मैं क्या करूंगा, जहां भी स्लाइस ने काटा है वहां से मैं अगली स्लाइस तक ग्राफ को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। एक एक यूनिट की स्लाइस है, क्या है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, -1 -2, एक एक यूनिट की स्लाइस करते रहिए। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आप काम x के साथ कर रहे हो सिमिलर काम अगर y के साथ आपको करना है। अगर y पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे या y पे जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, तो अगर मैं y पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला भी एग्जाम्पल लिख लो, x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, ये मैंने cos x का ग्राफ बनाया है, ध्यान से देखो। और इसके बाद x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने का मतलब एक एक यूनिट की स्लाइस करनी है। देखो बेटा, ये है 0 और ये है पाई, ठीक है। तो 0 से पाई का मतलब हो गया 3.14, तो 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 3.1 यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक स्लाइस कट कर रहे हैं हम लोग, ये स्लाइस कट कर रहे हैं। तो जहां भी स्लाइस कट करती है वहां से क्या लगाते हैं हम लोग, डॉट लगाते हैं, और एक डॉट से अगले तक जाना है ओपन में, बस बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना है। कितना आसान है, याद जैसा भी कर सकते हो, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ हमें पता है और मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर y ऑफ एफ एक्स ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस बार y पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर मान लो इसकी वैल्यू आ गई है 0.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y 0.1 के बराबर तो नहीं सकते, यानी कि वो एफ एक्स अब हमारे लिए काम के है ही नहीं है जिनके आंसर कुछ भी आ रहा है। अब सिर्फ वही एफ एक्स काम के जिनका आंसर 1, 2, 3, 4, यानी सिर्फ उसी एक्स को लेना है जिसकी वजह से आंसर 1 आ रहा है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर y 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 2 तक, यानी एक ही x के लिए इनफाइनाइट y आएंगे। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, y एक्सिस की एक यूनिट की स्लाइस कर दीजिए, और क्या करना है, जहां पर भी स्लाइस काटते हैं वहां क्या लगाना है, डॉट। इधर पे डॉट लगाओ, इधर पे डॉट लगाओ, इधर पे डॉट लगाओ, इधर पे डॉट लगाओ, और एक डॉट से अगले तक कहां जाना है, ओपन पे, जैसा मैंने अभी एक्स में किया था। तो क्या हो जाएगा, एक डॉट से अगले तक ओपन में जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर y ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। अब मान लो ये मैंने ग्राफ मुझे बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर y ऑफ साइन एक्स का, क्या करूंगा मैं, ये है -1, ये है 0, 1, एक यूनिट की स्लाइस करेंगे, ये आया, ये आया, ये आया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट किया स्लाइस ने ग्राफ को, यहाँ पर कट किया स्लाइस ने ग्राफ को, यहाँ पर कट किया, 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 यहाँ पर कट किया। क्या करना है, इससे ऊपर की तरफ जाना है, इसके ऊपर की तरफ जाना है, इससे ऊपर की तरफ जाना है। एरो का मतलब क्या है, वहां पर कोई आंसर नहीं है, ऐसे ग्राफ बनेगा आपका। तो ध्यान से देखो, मैंने नीचे ग्राफ बनाया हुआ है, क्या बना है, आप ध्यान से देखो, इधर पे क्या है, ऊपर की तरफ, इधर पे क्या है, ऊपर की तरफ, इधर पे क्या है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ग्राफ आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ मुझे पता है और मुझे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स ग्राफ बनाना है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अब पूरा पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, और पूरे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बनने का मतलब है कि जितना आंसर 0 से 1 के बीच में होगा उसका आंसर 0 आएगा, यानी जिस x के लिए इसका आंसर 0 से 1 आने वाला है उसके लिए पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
जिस x के लिए पूरे का आंसर 1 से 2 आने वाला है उसके लिए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ग्राफ तो जो बनेंगे y इज इक्वल टू इंटीजर, यानी कि y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, ऐसे ही बनेगा ग्राफ। लेकिन बस वो x का इंटरवल ढूंढना है, किस इंटरवल के लिए 1 आएगा, किस इंटरवल के लिए 2 आएगा, किस इंटरवल के लिए 3 आएगा। ध्यान से बोर्ड पे देखो, मैंने क्या किया है कि पहले तो मैंने क्या किया है, पूरे ग्राफ की एक एक यूनिट की स्लाइस कर दी y में। क्यों? क्यों ये तो देखना है कि आंसर कब 0 से 1 है। तो आप ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है ये 0 से 1 कब है, ये 1 से 2 कब है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 से 2 कब है? तो आप ध्यान से देखो 1 से 2 इतना ग्राफ है, और ये किस x के लिए है, ये इस x के लिए जो है ग्राफ, जो भी x है, जो भी x है ये इस x के लिए क्या है, इस x से इस x के बीच में जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, वो 1 से 2 के बीच में है। और 1 से 2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, तो इस केस में जो ग्राफ बन जाएगा वो बन जाएगा 1 से लेके 2 तक, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 1 से लेके 2 तक। सिमिलरली ध्यान से देखो, ये जो भी ग्राफ है, मुझे नहीं पता ये देखो ध्यान से, इस x के लिए क्या होगा, इस x के लिए स्लाइसेस जहां कटती है वहां डॉट लगा दो बिना सोचे समझे। ठीक है, इस x के लिए ग्राफ जो भी है वो किसके बीच में है, 5 से 6 के बीच में है। ग्राफ 5 से 6 के बीच में, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि आंसर 5 आएगा। तो लाइन किसकी बननी है, 5 की लाइन बननी है। ये y इक्वल टू 5 की लाइन नहीं हुई। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो इसको देखो, मैंने थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि मैंने वो x के इंटरवल ढूंढ लिए जिस इंटरवल में कोई ग्राफ किस किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। अब ध्यान से देखो क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि जितने इंटरवल में वो 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, उसके लिए अलग अलग ग्राफ आप बना लीजिए। जहां पर भी स्लाइस काटती है वहां पर हमेशा क्या लगता है, डॉट। ठीक है, और अगली वाली स्लाइस पे क्या लगता है, ओपन। ठीक है, जैसे मैंने y इक्वल टू एफ ऐसा कोई ग्राफ बना रखा है। अब मुझे x पर फ्रैक्शनल पार्ट लगाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक तो आप ये बात समझ लीजिए, जैसे ही x पे फ्रैक्शनल पार्ट हम लगाते हैं तो उसका अगर कोई पीरियड नहीं था तो वो ग्राफ अब पीरियोडिक हो जाएगा 1 इंटरवल का। ठीक है, हर 1 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। लेकिन अगर उसका पीरियड पहले से था तो देखना पड़ेगा 1 से ज्यादा था कि 1 से कम था, कि कुछ प्रॉपर अमाउंट में 1 के अंदर भी वो रिपीट हो रहा था। मतलब 1 उसकी बाउंड्री, लेकिन उसके अंदर भी वो रिपीट हो रहा था। तो फिलहाल अभी इसकी बात नहीं करते हैं, वो तो पीरियोडिक में आपने दिखाया, मैंने बता दिया आपको, या पीरियोडिक में देख लेंगे जैसा भी होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x अगर करने का मतलब क्या होगा कि पहले कोई भी x रखोगे कोई भी आंसर आएगा, लेकिन अब क्या होगा, x तुम कुछ भी रखोगे फ्रैक्शनल पार्ट बना देगा। यानी कि पहले 0.1 पे अलग आंसर आ रहा था और 1.1 पे अलग आंसर आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा, 0.1 पे भी उतना ही आंसर आएगा, 1.1 पे भी उतना ही आंसर आएगा, 2.1 पे भी उतना आंसर आएगा। यानी कि जितना आंसर 0.1 पे आएगा उतना ही आंसर 1.1 पे भी आएगा, उतना ही आंसर 2.1 पे भी आएगा, उतना ही आंसर 3.1 पे आएगा। जितना आंसर 0.5 पे आ रहा था उतना ही आपका 1.5 पे आएगा, उतना ही 2.5 पे आएगा। यानी कि जैसा ग्राफ 0 से 1 के बीच में होगा वैसा ही ग्राफ आपका पूरे के पूरे इंटरवल में बन जाएगा। वैसा का वैसा ग्राफ पूरे इंटरवल में बन जाएगा हर 0 से 1 के बाद में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 से 1 के बीच में जितना भी ग्राफ है उसको आप ले लीजिए। ठीक है, और बाकी सब छोड़ दीजिए, और उस ग्राफ को फिर आप क्या कर दीजिए, रिपीट करते चले जाइए। ठीक है, डन, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसका पीरियड कितने का हो गया, 1 का हो गया इसका पीरियड। इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि अगर y का फ्रैक्शनल पार्ट लगाओगे तो क्या करना है, अगर x में 0 से 1 लिया था तो y से 0 से 1 ले लीजिए। ठीक है, और उससे क्या कर लीजिए, उसी ग्राफ को आप रिपीट कर दीजिए 0 से 1 में, y की डायरेक्शन में। क्या बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर बबल क्यों लगाया है, यहाँ पर बबल क्यों लगाया है, बबल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 1 पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो घूम के ग्राफ नीचे की तरफ ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 पे अगर कोई वैल्यू है तो वो कहाँ आ जाएगा, वो ग्राफ आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, इसका अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो यहां पर आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम यहां पर लेंगे तो क्या होगा, जब ये रिपीट करेगा तो ऊपर बबल आएगा, लेकिन इसका डॉट यहां आ जाएगा, उसका ऊपर वाले का यहां आ जाएगा, इसका यहां आ जाएगा, इसका यहां आ जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा आपका बेसिकली।
ये भी फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू, अगर आप पूरे fx में फ्रैक्शनल पार्ट लगाते हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको समझो। जितना ग्राफ 0 से 1 के बीच में है उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो वही आ जाएगा, क्योंकि 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 होता है, 0.2 का 0.2 होता है, 0.3 का 0.3 होता है। लेकिन 1.1 का 0.1 हो जाएगा, यानी कि जितना ग्राफ 1 से लेके 2 के बीच में है वो 1 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। जितना ग्राफ 2 से 3 के बीच में है वो 2 यूनिट नीचे आ जाएगा। जितना ग्राफ 3 से 4 के बीच में है वो आपका 3 यूनिट नीचे आ जाएगा, यानी कि सारा आंसर घूम फिर के फ्रैक्शन आना चाहिए। तो जितना भी 1 पॉइंट समथिंग है तो उसमें 1 हटा दो तो 1 यूनिट नीचे, 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 यूनिट नीचे, 5 पॉइंट समथिंग है तो 5 यूनिट नीचे। तो सारा ग्राफ क्या होगा, स्लाइड होके नीचे आ जाएगा, किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो आप ध्यान से देखो, ये मैंने बना रखा है y इज इक्वल टू fx का ग्राफ, और इसमें मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट होके ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि जितना ग्राफ -1 से 0 के बीच में वो भी 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो बिल्कुल पैरेलल जैसा है वैसे बना दो, तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0 से 1 के बीच में है। ये जैसा भी ग्राफ है ना, बिल्कुल ये टच करते हुए ना, तो इसको उठा के इधर लगाओगे तो टच करते हुए बन जाएगा। तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेंगे, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, है ना। और ऊपर की तरफ क्या लगना है, ऊपर की तरफ ओपन लगना है, यहाँ पे इसका डॉट आ जाएगा इधर पे। ठीक है, और ये यहीं रहेगा, ये भी नीचे आ जाएगा। ऊपर की तरफ ये लगना है, नीचे डॉट लगना है, नीचे डॉट लगना है, नीचे डॉट लगना है, नीचे डॉट लगना है, डॉट लगना है, और ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका नीचे आ जाएगा, और ये भी आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका पूरा ग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बबल क्यों नहीं लगाया है, अरे बबल का मतलब है कि 1 पे वैल्यू नहीं होगी ना, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर ये 1 तक जा ही नहीं रहा तो बबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर y इक्वल टू fx ग्राफ पता है और आप y इक्वल टू सिग्नम ऑफ fx बना रहे हो, सिग्नम का मतलब क्या होता है, अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 आ जाएगा, अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो -1 आएगा, अंदर की वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो बस आपको क्या देखना है, fx कब पॉजिटिव है, fx कब नेगेटिव है ना। तो जितने में fx पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में यहाँ पर क्या है, fx 0 है तो सिग्नम ऑफ fx की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव है तो सिग्नम की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर +1 आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, fx नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, -1। क्यों, fx अगर नेगेटिव तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव इज -1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर डॉट है तो क्या आएगा, यहाँ पर डॉट है तो यहाँ ओपन आएगा, यहाँ पर डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, ओपन आएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, बबल आएगा। तो आप ध्यान से देखो क्या बनेगा इसका ग्राफ, जितना ग्राफ 0 हो रहा है उसके लिए तो आंसर 0 आ जाएगा, जितना पॉजिटिव है उसके लिए 1 आ जाएगा, जितना नेगेटिव है उसके लिए -1 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने क्या लगा रखा है, बाकी मैंने लगा रखा है डॉट वहां पे लगा रखा है जहां पर रिजल्ट 0 हो जाएगा, बबल वहां लगा रखा है जहां पर रिजल्ट 0 नहीं है, जहां पर +1 या -1 है। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने कुछ 2 ग्राफ लिए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, इनको ध्यान से समझो। x + y = 2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 0 और ये हो जाएगा 0, 2। ठीक है, और जैसे ही मैं क्या करूंगा, x पे मॉड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं मॉड ऑफ x + y = 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तक को निगलेक्ट कर देंगे और ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, यह जाएगा -2, 0। और जैसे ही उसके बाद मैं y पे मॉड लगाऊंगा तो y पे मॉड लगाते ही क्या हो जाएगा कि जितना ग्राफ ऊपर की तरफ है, जितना ग्राफ ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ भी बन जाएगा, तो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बन गया मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y। इसको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। दिस इज द स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y = अगर a है और एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है,
ऐसे ऐसे एक स्क्वायर है जहां पे a कॉमा 0 है, ठीक है, ये माइनस a कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा माइनस a है और ये 0 कॉमा a है, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बन जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, x पर लगा दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो x पे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं क्या करते हैं, हम पूरी x एक्सिस की एक यूनिट की स्लाइस कर देते हैं, ठीक है। और एक यूनिट की स्लाइस करने के बाद क्या होता है, जहां पर भी वो कट करता है वहां पर क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, जहां पर भी कट करते हैं ये करते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, एक डॉट से अगली स्लाइस तक क्या ले जाते हैं, एरो बना के ले जाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या किया मैंने y पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। तो मैंने बताया था जब y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं तो क्या करते हैं, तो y पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने का मतलब होता है कि जितना एक एक यूनिट की y की स्लाइस करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, y की स्लाइस एक यूनिट करी तो इसने पूरे ग्राफ ही काट दिया। अगर वो एक जगह पे काटता है तो एक पॉइंट ऊपर जाता है, दो जगह काटता है 2 पॉइंट ऊपर जाते हैं। तो ये पूरा ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये कट चुकी है। इस ग्राफ से इस ग्राफ को बना रहे हैं तो इसका ग्राफ ये ग्रीन वाला है और इसको y के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसको कई जगह काट रही है। तो क्या होगा, एक्चुअली ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, 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 सारे पॉइंट ऊपर जाएंगे। कहां तक, यहां तक। लेकिन यहाँ पर एरो है तो ये क्या होगा, ये बबल होगा, पूरा होगा, यहाँ पूरा बबल होगा। तो ये क्या होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। तो कैसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। अब एरो इधर था, इधर एरो था, तो क्या होगा, ओपन होगा, ऊपर की तरफ एरो बबल होगा। क्यों, क्योंकि y पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा, ये एरो इधर था, यहां पर डॉट आएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले एरो का डॉट यहां पर था, ठीक है। अच्छा, इसका डॉट यहां पर आएगा, इसका यहाँ डॉट आएगा, यहाँ इसका डॉट आएगा, यहाँ इसका डॉट आएगा, यहाँ इसका डॉट आएगा, यहाँ इसका डॉट आएगा और यहाँ इसका डॉट आएगा। ये इसका एक्चुअल ग्राफ है मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं सर मैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता बाद में मॉड। अब देखो गलती क्या होती है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी आई थी मेरे पास। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अगर आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दोगे, ठीक है, और फिर अगर आप मॉड लगाओगे तो ऐसे नहीं बनेगा। वो आपने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को रिप्लेस कर दिया मॉड से। ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्रॉपर्टी जितनी भी होती है वो x को रिप्लेस करने की होती है। तो x को कैसे रिप्लेस करोगे, इस x को रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, ये। जबकि ये थोड़ा ना पूछा गया हमसे तो पूछा गया मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, जबकि यहाँ पे क्या रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड। तो अगर आपको बनाना है तो ध्यान से देखो, पहले आपको मॉड एक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड के अंदर पूछा तो पहले मॉड अगर बना लोगे तो बाद में एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिप्लेस भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ है, ये लाइन बन गई। अब हमने क्या किया, x पर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। अगर हमने x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो x की एक यूनिट स्लाइस करनी पड़ेगी, कर देते हैं। और फिर क्या करना है, जहां पर भी कट किया वहां पर डॉट लगा दो। और क्या करना है, एक डॉट से अगली स्लाइस तक जाना है, जो कि रूल है। तो एक डॉट से जाएंगे, फिर जैसे ही y पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो हम y की एक यूनिट की स्लाइस करेंगे। अब हमने जब y की एक यूनिट की स्लाइस करी तो उसने पूरे ग्राफ को काट दिया। ग्राफ को काटा तो क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, कब तक, इधर तक। यहाँ एरो है तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, एरो मतलब आंसर नहीं है ना, ऊपर भी एरो है तो आंसर आएगा ही नहीं। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। ये तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। और भी बनेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक बनता ही रहेगा ये। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस x को रिप्लेस किया किससे, मॉड ऑफ x से, ठीक है। इस x को जैसे हमने मॉड ऑफ x से रिप्लेस किया
तो हुआ क्या, जितना भी प्लस एक्स में ग्राफ बना था सेम ग्राफ बन जाएगा आपका माइनस एक्स में। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ी था मॉड एक्स लगाते क्या होता है, नेगेटिव का नेगलेक्ट हो जाता है, सारा ग्राफ पॉजिटिव वाला रिपीट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो एरो है ये नहीं है। ठीक है, ये जो एरो पीछे है वो नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, अब जैसे ही वाई पे आप मॉड लगाओगे, है ना, ये तो ग्राफ आपने नहीं बनाया ही था, है ना, तो ये ग्राफ आपने बनाया ही था, जैसे ही वाई पे मॉड लगाओगे क्या होगा, जितना ग्राफ प्लस एक्स में था उतने ग्राफ कहां बन जाएगा, माइनस वाई में बन जाएगा। तो ये आपको टोटल बन जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या करना है कि जितने भी एरो है यहाँ पे क्या लगना है, बबल 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 बबल। इसका इमेज बनाया था यहाँ पे तो क्या बनेगा, और इसका इमेज नीचे बनाया था। ठीक है, अब ये एरो ऊपर गया था तो एरो ऊपर जाने का मतलब यहां बबल था, तो इधर भी बबल आएगा, तो इधर भी आएगा। अगर इधर था तो इधर भी आएगा, इधर था तो कुल मिला के बन जाएगा। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस था। मैं वापस से पुरानी स्लाइड पे ले जाता हूं, आप इसको ध्यान से देखना। सेम क्वेश्चन, एक तो लिखा है मैंने मॉड एक्स मॉड वाई 2, दोनों में बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड के अंदर, ये दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है आपका नंबर 2 और ये है नंबर 1। ठीक है, ध्यान से देखो। इसमें जब हमने नंबर 1 वाला ग्राफ बनाया था तो कितने बनते स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो एरिया है वो 8 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, और जब हमने उसका बनाया उसका देख लीजिए क्या आया, इसका कितना आया, 1 2 3 6 12, इसका 12 स्क्वायर यूनिट आया। दोनों से अलग अलग आंसर आया कि नहीं आया, दोनों ग्राफ दिखने में बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि कब कौन सा रिप्लेसमेंट करना है ना। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखो। ठीक है, इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स का कोई ग्राफ है, और मुझे बनाना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। माइनस ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया कि ग्राफ मुझे बनाना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का मतलब हुआ कि जो रिजल्ट पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, यानी ऊपर की चीजें नीचे आ जाएंगी, नीचे की चीजें ऊपर चली जाएंगी। तो जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, ये रहा, जो नीचे वो चला जाएगा ऊपर, ये रहा, जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, और जो नीचे वो आ जाएगा ऊपर। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। इसी तरीके से जो मैंने अगला ग्राफ बनाया है वो है y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। इस बार क्या है, जो भी x है वो माइनस हो गया है, यानी कि पॉजिटिव की चीज नेगेटिव में आ गई, नेगेटिव की चीज पॉजिटिव में चली गई। तो हम क्या बोलेंगे, जो भी ग्राफ इधर बना है वो इधर बन जाएगा, जो इधर बना है वो उधर बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये चीज इधर आ गई और जो यहाँ बना है वो इधर आ गया। ठीक है, जो 1 था वो -1 बन गया, जो -1 था वो 1 बन गया, है नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। अब क्या है, x पर मॉड लगा हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अब नेगेटिव इनपुट वर्क ही नहीं करेगा, वो भी पॉजिटिव ही बन जाएगा। इसका मतलब जैसा ग्राफ प्लस एक्स में वैसे ही ग्राफ माइनस एक्स बन जाएगा, नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ग्राफ कैंसिल हो जाएगा। ये जैसा ग्राफ बना है इसका मिरर यहाँ पर बन जाएगा। तो क्या बन गया, जैसे यहाँ बना है बिल्कुल वैसा मिरर बन के यहाँ पर आ गया। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हाँ अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का ग्राफ पूछा गया है, तो पहले तो क्या करो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स का बनाओ। कुछ लोग करते हैं सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि पहले मॉड एक्स का बना ले और फिर मॉड एक्स को हम लिखते हैं ऐसे। क्या डिफरेंस है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मॉड एक्स लिखना आसान है, बट मॉड एक्स से माइनस मॉड एक्स कैसे लिखोगे, क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक्स में होता है, ना कि मॉड एक्स में होता है। आपने मॉड के आगे माइनस किस भी हाफ पर लगा दिया, एक्स के आगे कुछ आप लगा सकते हो,
एक्स में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स में मॉड लगा सकते हो, लेकिन मॉड एक्स के आगे थोड़ा कुछ लगा सकते हो, तो ये ऑपरेशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए पहले आपको माइनस ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ एक्स क्या होगा, जो इधर की चीज है वो इधर आ जाएगी, जो उधर की चीज है वो इधर आ जाएगी, यानी ये चीज उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा। ये किसका है, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इस स्टेप के बाद मुझे एक्स को रिप्लेस करना है मॉड एक्स से। तो मॉड एक्स रिप्लेस करते क्या हो जाएगा, जैसा ग्राफ यहाँ बना है वैसे क्या कर दीजिए, इससे रिपीट कर दीजिए, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा आपका। आ रही बात समझ में, बात समझ आ रही है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अगला देखो, अगर y इज इक्वल टू एफ एस ग्राफ है और हमने पूरे फंक्शन में मॉड लगा दी, तो पूरे फंक्शन में मॉड लगाने का मतलब अब नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, यानी नीचे की चीजें सारी कहाँ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, ये चीज उठ के भी ऊपर आ जाएगी, ये रहा, ठीक है। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। अब y इज इक्वल टू एफ एस ग्राफ से मॉड y एफ एक्स बनाना है। तो मॉड y के लिए मैंने क्या बताया था कि मॉड x का मतलब हो गया कि जैसा प्लस एक्स बना वैसे माइनस एक्स बना दो। तो मॉड वाई का मतलब होगा जैसा प्लस वाई बना वैसे ही माइनस वाई बना दो। तो नीचे की चीज तो निगलेक्ट हो जाएंगी और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी मिरर के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, ग्राफ जो दे रखा है एफ एक्स का, लेकिन हमें मॉड ऑफ वाई एफ एक्स निकालना है। इसमें क्या करेंगे कि पहले वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ होगा, फिर मॉड वाई एफ एक्स बना लो और फिर मॉड वाई ऑफ माइनस, ठीक है, इसका, और फिर इसके बाद मॉड लगा लो, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, एफ के आगे माइनस लगाना हमने नहीं सीखा, बेसिकली हमने सीखा वाई में माइनस लगाना, ठीक है। इसलिए पहले आप माइनस लगा लो। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही माइनस ऑफ एफ एक्स करोगे तो नीचे की चीजें ऊपर आ जाएंगी, ऊपर की चीजें नीचे आ जाएंगी। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा बताओ, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आप y को रिप्लेस कर दीजिए मॉड y से। तो जैसे ही y को मॉड y से रिप्लेस करोगे, जितना ग्राफ ऊपर बना है वो नीचे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो वो बना हुआ है ग्राफ आपका, ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक। अच्छा, ये मैंने गलती कर दी, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। तो वही नीचे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है तो नीचे लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो चेक कर लेते हैं। अगर पूरे फंक्शन पे हम मॉड लगाते हैं तो नीचे की चीजें कहां चली जाएंगी, ऊपर। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, दिस दिस, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये है, बिल्कुल है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो पहले तो क्या करो, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना लो और उसके बाद एक्स को रिप्लेस कर दो मॉड एक्स से। एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे। और इसके बाद एक्स पे मॉड लेने का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अगले में क्या बोला गया है, एफ ऑफ मॉड एक्स। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का मतलब जितना प्लस एक्स में उतना ही माइनस एक्स में बन जाएगा। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे, यही बना हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, एफ ऑफ मॉड एक्स और पूरे का भी मॉड, तो एफ ऑफ मॉड एक्स तो कैसे आएगा, एफ ऑफ मॉड एक्स आएगा तो ऐसे, यही बनाया ना। और पूरे में मॉड लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्या है इसके, ऑल ऑफ, मतलब सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, ठीक है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। अगला मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ये डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मैच करता हुआ नजर आएगा, लेकिन नहीं, ये आराम से कर सकते हो आप। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है log x रूट x, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कुछ लोग तो इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू लॉग बेस x, x की पावर हाफ, तो मिल जाएगा हाफ लॉग x, x, ये आ जाएगा 1,
तो ये आंसर आ जाएगा हाफ। लेकिन ये कब वैलिड है? जब x पॉजिटिव होगा, x कैन नॉट बी 1। क्यों? क्योंकि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, रूट के अंदर भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और x 1 नहीं हो सकता है क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, ग्राफ तो हमें हाफ का बनाना है, लेकिन पॉजिटिव x के लिए बनाना है और 1 के लिए। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ इसका? इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो हाफ का ही बनाना है, y इक्वल टू हाफ का ही ग्राफ बनाना है, बट ये पॉजिटिव के लिए बनेगा, ठीक है, और 1 पे कोई ग्राफ नहीं बनेगा। तो जो 1 है वहां पर क्या होगा, एक बबल आ जाएगा। ढूंढ लो कहां पर ये ग्राफ, देखो कहीं पर है, ये रहा, हाफ का ग्राफ बनना है, ठीक है, और 1 पे कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर है? ये रहा, नहीं ये, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लो, log बेस 2x का मॉड अपॉन log 2x। अच्छा, अब आप ये देखो, अगर log 2x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये प्लस से खुलेगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। और इस केस में जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 2 की पावर 0, 1 से बड़ी। तो अगर x 1 से बड़ा है तो 1 आना चाहिए, और अगर x 1 से कम है, log 2x लेस देन 0 है अगर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से कम आ जाएगी। तो अगर 1 से कम है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। लेकिन log के लिए 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 पे तो अनडिफाइंड है, और 1 से कम के लिए -1 आना चाहिए, और 1 से ज्यादा के लिए +1 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 से ज्यादा के लिए +1, देखो कहां पर है, 1 से ज्यादा के लिए +1, 1 से कम के लिए -1। लेकिन log के अंदर जो भी चीज है दैट शुड बी पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव डोमेन में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डोमेन में वर्क भी करना चाहिए। तो पहले तो आप डोमेन निकाल लो, रेंज निकाल लो, और वैल्यू पुट कर दो। तो ये आपका हो गया किसका, ये हो गया आपका, हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है cos ऑफ मॉड ऑफ x प्लस π/2 अपॉन साइन ऑफ मॉड ऑफ x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखा π/2 प्लस समथिंग, सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ मॉड ऑफ x, साइन ऑफ x, ठीक है। अब इसके हम दो पार्ट कर देते हैं। अगर x जो है वो आपका, देखो अब ध्यान समझो, अगर x पॉजिटिव है, पहले तो समझो, अगर x पॉजिटिव है तो डायरेक्टली वो चीज बाहर आ जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन x अपॉन x माइनस में। और अगर x एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन x, ये आ गया 1, ये आ गया 1। लेकिन किसी भी केस में जो x है वो n पाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन की वैल्यू अगर n पाई हो गई तो n पाई पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन जो x है वो n पाई नहीं हो सकता है, और अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए 1 आएगा, नेगेटिव है तो -1 आएगा। तो देखो पॉजिटिव x के लिए 1 आना चाहिए, पॉजिटिव x के लिए गलत लिख दिया मैंने, पॉजिटिव x के लिए -1 आना चाहिए, और नेगेटिव x के लिए 1 आना चाहिए। तो पॉजिटिव x के लिए -1 आ गया, नेगेटिव x के लिए -1 आ गया, और हर पाई पे क्या हो गया, -2 पाई पाई 2 पाई, जितने पाई यहाँ पे क्या बनेगा, सब बबल बनेगा, ठीक है। ये तरीके से यहाँ पर देखो, ये मैंने ग्राफ लिखा हुआ है, इस पे मैं केस बना देता हूँ। अगर x पॉजिटिव है और अगर x नेगेटिव है, अगर x 0 है तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 2 की पावर, ये ग्राफ लिखा हुआ है, 2 की पावर मॉड x माइनस x अपॉन x, इसका ग्राफ बनाना है। तो क्या होगा, अगर x पॉजिटिव है तो ऊपर से क्या आएगा, x माइनस x अपॉन x, दैट इज 2 की पावर 0, यानी कि 1, कब x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव तो मॉड कैसे खुलेगा, कितना आएगा, क्वेश्चन प्लस है, ठीक है, कितना आएगा, 1/2, कब x नेगेटिव है। लेकिन x 0 पे ये क्या है, अनडिफाइंड। ध्यान से देखो, ये वाला जो आंसर है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का है, ये क्या हुआ, अगर x पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 4, और अगर x नेगेटिव तो आंसर आएगा 1 आएगा, आंसर आएगा 1। और 0 पे क्या है, अनडिफाइंड, तो इधर भी बबल है और इधर भी क्या है, बबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला पार्ट देखो, इसको ध्यान से समझते हैं।
इसको ध्यान से देखो, ये पूछा गया किसका ग्राफ है। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, इसका मतलब पक्का एक्स पर मॉड लगा होगा। तो देख लो किस पे एक्स पर मॉड लगा है, एक्स पर मॉड इस पे भी है, एक्स पर मॉड इसमें भी है, एक्स पर मॉड इसमें भी है, एक्स पर मॉड इसमें भी है। चलो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि नीचे की तरफ कोई भी ग्राफ नहीं है, इसका मतलब पूरे फंक्शन पे भी मॉड लगा होगा। तो इसमें पूरे में मॉड लगा, 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 है ना। वाई पे मॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वाई पे मॉड होता है जितना ऊपर ग्राफ होता है उतना ही नीचे ग्राफ होता है। तो वाई पे मॉड नहीं है, तो जहां भी वाई पे मॉड लिख रहा है उसको तो कैंसिल कर दो, ये दो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा, अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, हुआ क्या है। हुआ ये है कि जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ डिट्टो इधर पे है, ठीक है। तो इसका जो रूट है बेसिकली वो 3 है, नहीं है, इसका जो रूट है वो 3 है। तो देख लीजिए इसका रूट 3 हो सकता है अगर बिना एक्स के बारे में सोचो। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6 और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये जो आ गया, ये आ गया एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, और ये आ गया एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1। तो दोनों का जो फैक्टर है वो क्या है आपका -3 है, तो उससे भी जैसे नहीं हो रहा है। अच्छा एक और चीज है, ध्यान से देखो, अगर इसको मैं नीचे ले आऊं, इसको नीचे ले आऊं तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -3। तो 0 पे वैल्यू आ रही है -6 और 0 पे वैल्यू आ रही है -3। इसका ये वाला जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो ये बन सकता है, इसका बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हुआ ग्राफ का। बाकी मैं इस YouTube वीडियो में लास्ट में आपको, अच्छा यहां पर आप ध्यान से देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू मैक्स एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जब भी मैक्स या मिन लिखा होता है उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ग्राफ होते हैं सबको ड्रॉ कर देते हैं और ये देखते हैं कि उन सारे ग्राफ में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू देगा और कौन सी मिनिमम वैल्यू देगा। जैसे इस पहले क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, पहले नंबर क्वेश्चन में एक्स भी और एक्स स्क्वायर भी है, तो मैंने एक्स का ग्राफ भी बनाया और एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाया। और ये कौन सी जगह है, ये है 1,1। ये कौन सी जगह है, 0,0। तो मैक्स पूछा गया है तो क्या होगा, इन दोनों ग्राफ में सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला, और इन दोनों ग्राफ में सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला, और इन दोनों ग्राफ में सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला। क्योंकि हमसे मैक्स पूछा गया है, हमसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैक्स पूछा गया है। हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर x 0 से कम है, अगर x 0 से 1 के बीच में है, और अगर x 1 से बड़ा है, तो 0 से कम है उसके लिए x स्क्वायर ग्राफ बनेगा, 0 से 1 के बीच में x का ग्राफ बनेगा, और x से 1 से बड़ा है तो उसके लिए किसका ग्राफ बनेगा, x स्क्वायर ग्राफ बनेगा। और क्योंकि ये दोनों के लिए है तो हम कहीं पर भी इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसको तोड़ने का तरीका भी हो गया, मतलब इस चीज को तोड़ने का तरीका ये हो गया, और साथ में क्या हो गया, ये जो हमने इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा मैक्स ऑफ दिस को। मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का हमें ग्राफ बनाना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिनिमम ऑफ साइन और कॉस। तो आप देखो मैं एक इंटरवल में बना लेता हूँ ग्राफ, ये साइन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ ये कौन सी जगह है, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, और ये कौन सी जगह है, ये है π/4, यहाँ पर साइन और कॉस बराबर होते हैं। कौन सी जगह है, थर्ड क्वाड्रेंट में होती है ना, 5π/4। ठीक, अब ध्यान से देखो मिनिमम कहा गया है, तो मुझे बताओ इन दोनों ग्राफ में मिनिमम कौन सा है, ये साइन वाला। इन दोनों ग्राफ में मिनिमम कौन सा है, इन दोनों ग्राफ में मिनिमम कौन सा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बता सकते हो मेरे को, मैं लिख सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं यहां पर कि x अगर 0 से π/4 होगा, x अगर π/4 से 5π/4 होगा, और x अगर 5π/4 से लेकर 2π तक होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो इक्वल टू तो मैं कहीं भी लगा सकता हूं,
ठीक है, ठीक। तो 0 से π/4 के बीच में साइन का ग्राफ आएगा, π/4 से 5π/4 के बीच में कॉस का ग्राफ आएगा, क्योंकि ये किसका ग्राफ है, ये वाला कॉस का ग्राफ है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, साइन का ग्राफ बनेगा। ये तोड़ने का इसका तरीका हो गया। और साथ में ये जो मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया है, यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पर शार्प टर्न बनेगा तो 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो मिन और मैक्स का ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, जितने भी फंक्शन इसके अंदर लिखे हैं सबको ड्रॉ कर दीजिए, कॉमा में जितने भी फंक्शन 1 2 10 12 जितने भी लिखे हुए सबको ड्रॉ कर दीजिए। और सबके ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, ये देख लो जो ग्राफ सबसे ऊपर है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो सबसे नीचे है वो मिनिमम हो जाएगा। तीनों में जितने भी ग्राफ होंगे उन सब में से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ये वाला। अब इसको भी ध्यान से देख लो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो होता है किसका ग्राफ है, अगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मैं 5 का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 5,0, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा 2,0 होगा, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि ये 2 से 5 के बीच में लाई करना चाहिए। पहले तो लाई करने का मतलब समझ लो। अगर मैं लिख रहा हूँ ये चीज 5 से कम है, यानी कि आपको ऐसे और x और y लेने हैं जिनकी वैल्यू 5 से कम आएगी, तो 5 से कम होने के लिए उसको अंदर होना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको डाउट लगता है कि किस तरफ ड्रॉ करना है, बहुत बार कंफ्यूजन होगा, तो कुछ नहीं करना है, कोई भी एक सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए आपको दिख रहा हो। जैसे मुझे ये पॉइंट दिख रहा है, क्या है, 0 0 0 0, इसमें डाल देना 0 0 0 प्लस 0 लेस देन 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर जो भी पॉइंट तुम ले रहे हो वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी तरफ बनना है, और नहीं कर रहा है तो उसके अपोजिट तरफ। तो इक्वल टू लगेगा तो ग्राफ बनता है, अगर इनइक्वलिटी लगी होती है तो रीजन बन के आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि x 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े में क्या आएगा, अगर मैं 0 0 को चेक कर लेता हूं, मान लो, चलो एक कोई एक पॉइंट ले चेक कर लेता हूं, मैं 3,0 चेक कर लेता हूं, तो 3,0 चेक किया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब 3 प्लस 0 3 2 से बड़ा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसकी तरफ बनेगा। तो इसकी तरफ बने मतलब कहां बनेगा, यहां बन जाएगा, ठीक है। तो अगर अब इसको ध्यान से देखो, इक्वल टू लगने का मतलब बाउंड्री ली जाएगी, इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब बाउंड्री नहीं ली जाएगी। तो इक्वल टू लगा है इसमें बाउंड्री है, इसमें इक्वल टू नहीं लगा है तो बाउंड्री नहीं ली जाएगी, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा, अगर आप बता सकते हो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये 2,0 हो गया और ये हो गया आपका 5,0, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 5 से कम होना चाहिए। और 2 पे क्या लगाना है, डॉट लगाना है, क्योंकि 2 पे क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। दूसरे को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x y लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इस चीज को हम क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y लेस देन 2 ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर x y लेस देन 2 का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा। तो x y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना तो कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू 2/x, रैशनल फंक्शन ग्राफ है, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू लेस देन 2 का मतलब है, कोई भी एक पॉइंट लेके देख लो। चलो मैं ये वाला पॉइंट लेके देख लेता हूँ, ये वाला एक पॉइंट लेके देख लेता हूँ। ये कौन सी जगह है, 1 रखने पे क्या आएगा, 1,2, तो 1 पे एक पॉइंट होगा 1,3 ऊपर, ठीक है। तो 1,3 रख के देखते हैं, 1 into 3 नॉट लेस देन 2, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ग्राफ इधर नहीं इधर बनेगा, ये 20 करेगा, इसका यहाँ बनेगा, ठीक है। लेकिन इक्वल टू लगा हुआ है तो बाउंड्री को हम काउंट करेंगे। अब क्या करना है, अब आप लगा दीजिए x पे मॉड,
एक्स पे मॉड लाने मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव बना है उसको नेगलेक्ट कर दीजिए और ऐसे ही बना लीजिए। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 2, वाई पे मॉड लाने का मतलब क्या हो गया, जैसा ग्राफ आपको ऊपर बना है वैसे ही आप नीचे बना लीजिए, जो भी यहाँ था उसको यहाँ बना लीजिए। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ नंबर 2 का बन गया। तो पहले क्या किया हमने, तो पहले हमने बेसिकली क्या किया है, हमने एक्स वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लिया, इसके बाद एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2 का बना लिया, इसके बाद हमने किसका बना लिया, मॉड एक्स वाई लेस देन 2, और उसके बाद हमने बना लिया मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 2। इसमें हमने क्या किया था कि पहले हमने मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 5 का ग्राफ बना लिया, फिर हमने मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन 2 बना लिया, ठीक है। और फिर दोनों क्या कर लिया, कॉमन पार्ट ले लिया, क्योंकि दोनों के बीच में होने का मतलब है दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो आज के लिए ग्राफ में हम इतने रखते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही था। मैं इस YouTube वीडियो के नीचे DPP अटैच कर देता हूँ ग्राफ की, तो उसको आप कर लेना। वैसे हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप पे प्ले विद ग्राफ दे दिया था अरियंत वाला, ठीक है। तो उसमें देख के भी आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं DPP डाल दे रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट टाइप की, तो उसको आप करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट आते हैं तुरंत पूछिए उसको, ठीक है। और ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे समझ लीजिए कि जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं ग्राफ के अजीब अजीब प्रॉब्लम आते रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है पूछना। आप देखना थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में आप गलती कर रहे हो, पहले जिसको लगाना है उसको बाद में लगा रहे होगे, ये जिसको बाद में लगाना है उसको आप पहले लगा रहे होगे, ये थोड़ी गलती होती है। तो उसका बस सबसे सिंपल तरीका ये है कि चीजें एक्स के लिए याद रखो, वाई के लिए ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज एक्स के लिए करना है उसी तरीके का सिमिलर नेचर आप वाई में करिए। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वो आप एक्स में कर रहे हो, आप मॉड एक्स में नहीं कर रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, आप एफएक्स में नहीं कर रहे, आप एक्स में कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्स के हिसाब से सारा काम करो या वाई के हिसाब से सारा काम करो, ठीक है। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अब मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आपका आएगा फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा इवन ऑड, ठीक है। कंपोजिट पे मैं आपको पहले दे चुका हूँ, पीरियोडिक पे मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, और 1-1 ऑन टॉप पे मैं आपको पहले दे चुका हूँ। तो पहले मैं इवन ऑड पढ़ाऊंगा आपको, और उसके जस्ट बाद में आपको इनवर्स फंक्शन का आइडिया बताऊंगा। और साथ में अब से मेरे पैरेलल वीडियो भी आएंगे जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगला मेरा पहला वीडियो होने वाला है लिमिट का। थैंक यू।